अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में अरकान असेंबली की खरीदारी के केस की CBI तहकीकात के हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरखास्त पर 17 फरवरी को समाज से इत्तेफाक कर लिया है। बीजेपी में BRS अरकान असेंबली की शमूलियत के लिए उन्हें लालच देने पर तेलंगाना पुलिस ने एक केस दर्ज किया था और हाईकोर्ट ने मुबैना मुजरिमाना साजिश की CBI तहकीकात का हुक्म दिया था। सीनियर वकील सिद्धार्थ लोथरा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BY चंद्रचूड़ की जेर क़यादत एक बेंच पर फौरी समाअत के लिए इस मामले को पेश किया। सिद्धार्थ लोथरा ने कहा कि इस मामले पर फौरी समाअत की जरूरत है क्योंकि CBI की जानिब से मामले की तहकीकात अपने हाथ में लेने के बाद मुश्किल हो जाएगी। फौरी तारीख देने से इनकार करते हुए जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पार्डीवाला ने मुश्तमिल बेंच ने कहा कि अगर जरूरी हो तो हम हाईकोर्ट के हुक्म को वापस लेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 6 फरवरी को 26 दिसंबर 2022 के वाहिद रुकनी जज के उस हुक्म को बरकरार रखा था जिसके जरिए केस की तहकीकात CBI के हवाले करने का फैसला किया गया था। हुकूमत तेलंगाना ने अपनी अपील में मजीद कहा कि चंद सरकर्दा बीजेपी कायदीन ने रियासती हुकूमत को गिराने के लिए उसके 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की थी। हुकूमत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मरकजी हुकूमत में बरसर इख्तिदार है और FIR में रास्त तौर पर मज़कूरा पार्टी का नाम लेते हुए हुकूमत तेलंगाना को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुजरिमाना इक़दामात और तरीक़ेकार इख्तियार करने की बात कही गई है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि हाईकोर्ट गैर जरूरी तौर पर इस नतीजे पर पहुंच गई है कि 3 नवंबर 2022 को चीफ मिनिस्टर ने जो CD जारी की थी वो तहकीकात में मुदाखलत के मुतरादिफ है, इसीलिए SIT की तहकीकात मुंसिफाना नहीं हो सकती। 3 मुलजिमीन रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदू कुमार और सिम्मायाजी स्वामी के नाम मुलजिमीन के तौर पर शामिल किए गए हैं जो पहले से ही जमानत पर रिहा हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में रियासती हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात के लिए रियासती पुलिस के ओहदेदारों पर मुश्तमिल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी। दर्ज करदा FIR के मुताबिक रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया था कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मुलजिमीन ने उन्हें BRS छोड़ने और BJP में शमूलियत के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज हुकूमत तेलंगाना की दाखिल करदा अबूरी दरखास्त पर समाज से इनकार कर दिया जिसके जरिए अरकान असेंबली की खरीदारी के केस की तहकीकात को CBI के हवाले करने से मुताल्लिक वाहिद रुकनी जज के हुक्म को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी। रियासती हुकूमत ने 26 दिसंबर 2022 को जारी करदा हुक्म पर 3 हफ्ते के लिए हुक्म इल्तवा जारी करने की इस्तदा की ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सके। चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुयार ने वाजे कर दिया चूंकि इस मामले पर डिवीजन बेंच समाअत कर चुकी है, इसीलिए अदालत से इसे दोबारा रुजू नहीं किया जा सकता और इस हुक्म को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने चीफ जस्टिस के इल्म में बात लाई कि CBI केस की फाइल के लिए दबाव डाल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि CBI ने केस फाइल के लिए मंगल को चीफ सेक्रेटरी को दोबारा मकतूब रवाना किया। मंगल को जब जस्टिस B विजय सेन रेड्डी के इजलास पर यह ऊपरी दरखास्त पेश की गई थी, उन्होंने इस मामले को चीफ जस्टिस से रुजू करने का मशवरा दिया था। 26 दिसंबर को विजय सेन रेड्डी ने इस केस की तहकीकात CBI के हवाले करने के लिए हुक्म जारी किया था और भारत राष्ट्र समिति के 4 अरकान असेंबली की मुबैना खरीदी के केस की तहकीकात के लिए हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम के लिए जो जियो जारी किया था उसे भी कलअदम करार दिया था। वाहिद रुकनी जज ने मुलजिमीन की दाखिल करदा दरखास्तों पर यह हुक्म सुनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें SIT की तहकीकात पर भरोसा नहीं है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी स्कैम में एक हालिया तब्दीली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता के साबिक चार्टेड अकाउंटेंट G बुच्ची बाबू को मंगल को गिरफ्तार कर लिया। CBI के एक जरिए के मुताबिक हैदराबाद में रहने वाले बुच्ची बाबू भारत राष्ट्र समिति के लीडर के कविता के साबिक चार्टेड अकाउंटेंट रह चुके हैं। आबकारी पॉलिसी स्कैम में तहकीकात के दौरान मरकजी एजेंसियों ने मुबैना तौर पर एक जुनूबी ग्रुप की निशानदेही की थी। बुच्ची बाबू के बारे में समझा जाता है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो इस ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं। ये भी इल्जाम आयद किया गया कि दूसरे कई अफराद बशमूल शरत रेड्डी के कविता मागुंटा रेड्डी भी इसी जुनूबी ग्रुप का हिस्सा है। CBI के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि बुच्ची बाबू को दिल्ली आबकारी पॉलिसी को वज़ा करने के अलावा इस पर अमलावरी में मुबैना रोल पर गिरफ्तार किया गया जिससे हैदराबाद के शराब का होलसेल और रिटेल कारोबार करने वालों को फायदा पहुंचाया गया।
साबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बाद अज़ां अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने कहा कि वो इस मामले में उनकी तहवील हासिल करेगी। ज़राए के मुताबिक सीबीआई ज़मीनी चार्जशीट के अदखाल के इक़दाम कर रही है और वो केस को मजबूत करने के लिए मजीद सबूत इकट्ठा करने की ख्वाह है। आने वाले दिनों में सीबीआई सियासी पस मंजर रखने वाले मजीद अफराद को समन जारी कर सकती है, क्योंकि जुनूबी ग्रुप में सियासी रवाबित रखने वाले अफराद शामिल हैं। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने महकमे अखिलती बहबूद के आखिरी सहमाही की रकम आज ही फौरी असर के साथ जारी करने का ऐलान किया। रियासत असम्बली में बजट पर हुए मुबाहिस में अरकान की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि इस मरतबा के बजट में शादी मुबारक की स्कीम की रकमी गुंजाइश में 150 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि जारिया माली साल मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली इमदाद की स्कीम शादी मुबारक के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की गई थी, लेकिन इस साल इस स्कीम के तहत हजारों दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। नाकाफी रकम को देखते हुए हुकूमत ने इस मरतबा 150 करोड़ रुपए इजाफी बजट की मंजूरी दी ताकि ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की यकसोई की जा सके। उन्होंने कहा कि नया बजट जो असम्बली में पेश किया गया उसमें भी शादी मुबारक स्कीम की अमलावरी के लिए 150 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए उसे 300 करोड़ से 450 करोड़ किया गया। वजीर फाइनेंस ने कहा कि अभी भी शादी मुबारक की 63,000 से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शादी की स्कीम शादी मुबारक के लिए रकम काफ़ी नहीं हो पा रही है, इसीलिए उनकी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है, जबकि SC, ST, BC तबकात की लड़कियों की शादियों पर दी जाने वाली कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरखास्तें ज़ेर इल्तवा नहीं है। इसी के पेश नज़र हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम की रकमी गुंजाइश में इजाफा किया और बहुत जल्द तमाम ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की यकसोई कर ली जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अक़लियती तलबा के RTF, MTF और ओवरसीज स्कॉलरशिप के बकाया जात जारिया माली साल के खत्म तक यानी मार्च तक यकसोई कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी जारिया माली साल खत्म होने 2 महीने का वक्त है, इस दौरान तमाम स्कॉलरशिप की रकम जारी करी जाएगी। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के अकामती स्कूलों की पक्की इमारतों की तामीर के लिए ये फंड जारी किए जाएंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सरकारी मुलाजिमीन के 3 DAs में हालिया दिनों 1 DA जारी किया गया है, जबकि मजीद 2 DA की रकमी गुंजाइश बजट में पेश की गई है। यह हुकूमत का पॉलिसी साज फैसला होता है कि मुलाजिमीन की DA की रकम काबीना में मंजूरी के बाद जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए नए PRC की तश्कील भी हुकूमत की पॉलिसी का एक हिस्सा होता है, जिसे चीफ मिनिस्टर KCR ऐलान करेंगे। वज़ीर फाइनेंस ने तयक़ुन दिया कि अलग अलग ज़िले में काम करने वाले असातिज़ा शोहर और बीवी को एक ही ज़िले में काम करने का मौका फराहम करने के लिए GO 317 में मामूली राहत फराहम की गई। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने स्पाउस के तबादलों के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ी ताज़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक 20 अज़ला के असातिज़ा के तबादलों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में कहा कि हुकूमत बहुत पहले ही उस्मानिया हॉस्पिटल में नई इमारत तामीर करने का फैसला किया था, लेकिन बाज़ अफराद इस मसले पर अदालत से रुजू हुए, जिसकी वजह से मामला इल्तवा में रह गया। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए अपना मौक़िफ़ को वाज़े कर दिया है। अगर अदालत की जानिब से एतराज़ ना हो तो हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों का बहुत जल्द आगाज़ करेगी। ధోకా అర్హులైన వారందరికీ ఇల్లు ధోకా రైతులకు ఆదాయం రెట్టింపు ధోకా పటిష్టమైన లోక్పాల్ బిల్లు ధోకా నదుల అనుసంధానం ఇవన్నీ ధోకాలు తప్ప ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అధ్యక్ష అయితే మీరు విజయాలు కూడా కొన్ని చెప్పాలి అధ్యక్ష. బీజేపీలో కొన్ని విజయాలు కూడా ఉన్నాయి, ఓకే ధోకాలు కాదు విజయాలు కూడా చెప్పాలి. వీళ్ళ విజయాలు ఏంటంటే అధ్యక్ష కొన్ని సక్సెస్ ఉన్నాయి, వీళ్ళ సక్సెస్ కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష. జీడీపీ మంట కలపడంలో సక్సెస్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీని నాశనం చేయడంలో 160 లక్షల కోట్ల అప్పు చేయడంలో, సెస్సుల రూపంలో అడ్డగోలు పన్నులు వేయడంలో, ఆకాశాన్ని తాకేటట్టు సిలిండర్ ధర పెంచడంలో, పసిపిల్లలు తాగే పాల మీద కూడా GST వేయడంలో, ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాలను కూలగొట్టడంలో, ప్రతిపక్షాలపై ఈడీ CBI దాడులు చేయించడంలో, రాజ్యాంగ వ్యవస్థల విశ్వసనీయతను కాలరాయడంలో, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్మడంలో, అదానీ ఆస్తులు పెంచడంలో, రొటేషన్ గా వచ్చే G20 ప్రెసిడెంట్షిప్ ను తమ ఘనతగా చెప్పుకోవడంలో, మత పిచ్చి మంటలు లేపడంలో డబుల్ సక్సెస్.
ఇది అధ్యక్ష, ఇది వీళ్ళు సాధించింది. हुक्मरान जमात बीआरएस की अपने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने दावा किया कि दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए रियासत में जारी दलित बंधु स्कीम ने एससी तबके के बच्चों की जिंदगियों में रोशनी लाई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले तेलंगाना की सूरत हाल नाजुक थी। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने 8.5 सालों में रियासत की शानदार तरक्की को यकीनी बनाया और फलाही शोबों में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गया। దీంట్లో 17,700 కోట్లను దళిత బంధుకు ప్రతిపాదించినందుకు గౌరవ మంత్రి గారికి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా దళితులకు మరి ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్లు కూడా 20 లక్షల రూపాయలు అందించడం, మరి 953 మందికి కూడా లబ్ధి జరిగింది అధ్యక్ష. వారి తరఫున కూడా మీకు ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గిరిజన సంక్షేమ అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష గిరిజనుల తరఫున. ఎందుకంటే ప్రభుత్వము ఏర్పడినప్పుడు ఏదైతే ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసిన సందర్భంలో గిరిజనుల సంఖ్య తక్కువ ఉండేనో, తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత గిరిజనులు ఒక్క దగ్గరికి రావడం వల్ల సంఖ్య పెరిగిన సందర్భంలో వారికి ఆ రేషియో పరంగా వారికి రిజర్వేషన్ కల్పిస్తా అని చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకు सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के ख्वाब को पूरा करने में चंद्रशेखर राव हुकूमत नाकाम हो गई। रियासत की असेंबली में बजट पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 8 साल कबल तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। उस वक्त वहां के एससी, एसटी, बीसी और अक़लियतों ने कई ख्वाब देखे थे, लेकिन 8 साल बाद भी यहाँ के अवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि हुकूमत फीकस आमदनी में इजाफा होने का दावा कर रही है, लेकिन हुकूमत इस बात को छुपा रही है कि उन 8 साल के दौरान रियासत को 5 लाख करोड़ का मखरूज बना दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मेघा कृष्णा रेड्डी, माई होम के रामेश्वर राव और बंडी पाठा साथियों दीगर सनतकारों और कॉन्ट्रैक्टर्स के असासों में काफ़ी इजाफा हुआ, लेकिन यहाँ के अवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि हर रियासत में खानगी और कॉरपोरेट स्कूल और तालीमी इदारे बेतहाशा फीस वसूल कर रहे हैं, उन पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे स्कूलों में भी लाखों रुपए फीस वसूल की जा रही है, जहां बच्चों के खेलने के लिए मुनासिब प्लेग्राउंड तक नहीं है। उन्होंने नारायणा और चैतन्य तालीमी इदारों पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। भट्टी ने कहा कि वो हालिया दिनों रियासत के मुख्तलिफ अजला में पदयात्रा करते हुए गरीबों की मुश्किलात से वाकिफियत हासिल की। कई मकामात पर गरीब किसानों की कीमती अराजियात प्रोजेक्ट्स के नाम पर जबरदस्ती छीन ली गई। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत हर महाज में नाकाम साबित हुई। ద్వారా అరకొరగా వచ్చే 1000 కోట్లు 2000 కోట్లు కాకుండా చూస్తే మిగతాదంతా భూముల అమ్మకం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయమే దీంట్లో అయిపోయింది. సార్ మీరు ఈ రెండు కూడా ఇదేమో అంత మంచిది కాదు అధ్యక్ష. రాష్ట్రానికి భూములు అమ్మి అంటే రాష్ట్ర సంపదని హైదరాబాద్లో ఉన్న భూముల అమ్మకం ద్వారా 20,000 కోట్లు తెచ్చుకుందాం, ఎక్సైజ్ ద్వారా మద్యం ద్వారా 20,000 కోట్లు తెచ్చుకుందాం అనేది ప్రభుత్వాలు పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు ఆలోచించాలని చెప్తా ఉన్నాను. అట్లాగే వారు హైదరాబాద్ నగరంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడల్లా కొండ ప్రదేశం తప్ప ఏమీ లేదు, మేము వచ్చిన తర్వాతనే నీళ్లు ఇస్తున్నామని చెప్పి నేను హరీష్ రావు గారికి ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాను మీ ద్వారా. హైదరాబాద్ నగరానికి ఈరోజు వచ్చే నీళ్లు వాళ్ళు అందాలని కూడా చెప్పాను నేను. तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि पुराने शहर के हिंदू भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए भी उनकी पार्टी हुकूमत से नुमाइंदगी करती है। असेंबली में बजट पर हुए मबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि पुराने शहर में मुसलमानों के साथ हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। जिस तरह मजलिस मुसलमानों के मसाइल की नुमाइंदगी करती है, उसी तरह हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग भी उनसे मुलाकात करते हुए अपने मसाइल पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के लाल दरवाजे की मंदिर की तरक्की और कल्याण मंडप की तामीर के सिलसिले में वो हुकूमत से नुमाइंदगी कर चुके हैं और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस मंदिर की तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन कामों का आगाज नहीं हुआ। कायदे मजलिस ने हुकूमत से दरखास्त की कि वो मंदिर की तरक्की के कामों का आगाज करें। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने शादी मुबारक स्कीम के तहत जेर इल्तवा 63,000 से ज्यादा दरखास्तों की यकसुई के लिए 150 करोड़ रुपए जारी करने की दरखास्त की। सर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाती थी सारे हिंदुस्तान में। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया गया मौलाना आजाद के नाम से, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो मैं
स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म करती है, तो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी आगाज अगर स्टेट में करेंगे तो इससे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा, रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस और आरटीएफ में an amount of rupees 67.68 crores is pending at finance department under reimbursement of tuition fee RTF. I request that this amount may also be released, sir. So about the CM overseas scholarship scheme, I thank the finance minister for releasing some funds with which we were able to clear the old dues. The students who had completed their courses and in spite of completion of the courses, their fees were not released or overseas scholarship, but Honorable Minister Sahab had released 36 crores with which we were able to clear, sir. But at the same time, sir, I request that to release all dues up to 2022 spring and fall season students, rupees 152 crores is required. So I request, sir, अगर आप 152 करोड़ अगर रिलीज कर देते हैं तो सारे के सारे 2022 स्प्रिंग एंड फॉल सीजन के स्टूडेंट्स तक पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वाहिद रियासत है जहां पे ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है बीसी स्टूडेंट्स को, एससी स्टूडेंट्स को और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। मैं शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नमेंट का कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इसका आगाज हुआ, ये अच्छी है। इसमें थोड़े बहुत तो भी रिलीजेस कर दीजिए ताकि बच्चों को कुछ फायदा हो सकता है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के बारे में भी कहूंगा कि थर्ड क्वार्टर बिल आर पेंडिंग, एवरी मंथ 5 करोड़ रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग द ऑनरोरियम। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि गवर्नर एड्रेस में जब मैंने जिक्र किया था इमाम और मौजूदों के उनकी तनख्वाह के ताल्लुक से, तो मिनिस्टर साहब ने फौरन रिलीज किया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने रियासती हुकूमत और वज़रा की जानिब से मरकजी हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों और इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में उपल फ्लाईओवर और दीगर ब्रिजेस की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत ने फंड जारी किए। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देने के अलावा रामागुंडम में भी करोड़ों रुपए मंजूर किए गए। उन्होंने रियासती हुकूमत और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से पेश करदा बजट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि साल 2021-22 का पेश करदा बजट ही मुकम्मल खर्च नहीं किया गया, फिर जारिया साल 2,90,000 करोड़ किस तरह खर्च किए जाएंगे। जो रखा था वो सही है। केंद्र सरकार से इतना पैसा जो असिस्टेंस मिलता बोल के, जमीन सेल करके इतना पैसा लाना बोल के, शराब सेल करके इतना इनकम आता बोल के, ऐसा चीज़ जो रखा है वो गलत है। एक्चुअली ये सरकार का सत्ता मैं समझता हूँ 2 लाख से ऊपर एक पैसा भी खर्च करने का ताकत नहीं है। डबल बेडरूम जो वादा किया वो नहीं हुआ। जो फार्मर्स के लिए जो लोन वेवर के लिए कोरोना फेज बैक जो वादा किया अभी तक अमल नहीं हुआ। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए 3,166 रुपीज़ 3,116 रुपीज़ जो वृद्धि देना था ये भी अभी तक नहीं दिया था। जो 70 लाख महिलाओं को जो वड्डी लेन ऋण देना था, जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना था, वो बाकी 4,200 करोड़ रुपीज़ है, आज तक नहीं दिया। रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो यूनिवर्सिटीज़, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो हॉस्टल्स के लिए वो डाइट चार्जेस टाइम पे देना है, वो टाइम पे नहीं दे रहा है। लास्टली ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो बता रहा है 24/7 यहाँ पे मिल रहा है वो पूरा गलत है। जो एग्रीकल्चर को आज पावर ने 8 आवर्स 9 आवर्स का ज़्यादा नहीं, एक तो पक्का है नंबर वन इन द कंट्री इज लिक्कर पीने में, लिक्कर आमदनी कमाने में तेलंगाना सरकार नंबर 1 है।
वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 21,000 करोड़ रुपए मालियत की 6 करोड़ 71 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई। उन्होंने दावा किया कि धान की पैदावार के लिहाज से तेलंगाना मुल्क में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद को मद्देनजर रखती है और पेश किए अनाज की खरीदी करते हुए किसानों को रकम अदा करती है। उन्होंने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने कोरोना जैसे नाजुक वक्त में 7,000 अनाज खरीदारी मराकज के जरिए किसानों से अनाज इकट्ठा किया। पिछले साल रियासती हुकूमत की जानिब से मुतबादिल फसलों की काश्त की दरख्वास्त के बाद किसानों ने मरकज की तरफ से सिर्फ कच्चे चावल खरीदने की शर्त के पेश नज़र धान की काश्त कम कर दी थी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की नाकारा पॉलिसियों की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। తీసుకునేది కూడా ఏందో చెప్పినారు, ఆల్రెడీ రా ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ అని చెప్పినారు. కాబట్టి ఆ రా ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ తీసుకునేటువంటి దానికి డైరెక్షన్ మాత్రమే ఇస్తారు. మనం మొత్తం సేకరించి కొనుగోలు కేంద్రాలు మనమే తెరవాలి. సూది దరబల కాడి నుంచి, సంచుల కాడి నుంచి, కాంటాల కాడి నుంచి, లాజిస్టిక్స్ కాడి నుంచి అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చేసి పేమెంట్స్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే. ప్రభుత్వము సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్కు గ్యారెంటీ ఇస్తే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు బ్యాంక్ లోన్ రేజ్ చేసుకొని వాళ్ళు రైతాంగానికి 4 రోజులు 6 రోజుల లోపల అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు చాలా నింపాదిగా వాళ్లకు ఈ పట్టినటువంటి బియ్యం పెట్టేటువంటి క్రమంలో కొద్ది కొద్దిగా పేమెంట్ చేసుకుంటూ పోతారు. వాళ్ళు అడ్వాన్స్ ఇచ్చే విధానమే లేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఇక్కడ రైతాంగానికి వెసులుబాటు ఉండాలి. ఒకటి పంట పండాలి, పండించిన పంట కొనుగోలు కావాలి. अडानी मामले पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। उन अरकान ने आम आदमी पार्टी अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर पार्लियामेंट की कार्रवाई का बायकॉट किया। अडानी कंपनियों के मामलों पर बहस के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस देने वाली बीआरएस ने मुबाहिस के मामले पर हुकूमत की मौक़िफ़ पर शदीद नुक्ताचीनी की और पार्लियामेंट के अहाते में प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया और नारेबाजी की। अरकान पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी, रंजीत रेड्डी, एम कविता, बीबी पटेल के साथ साथ भारत पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर केशव राव, लोकसभा में पार्टी के लीडर नमा नागेश्वर राव ने एहतजाज में हिस्सा लिया। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि आंखों की रोशनी मुल्क का बेहतरीन प्रोग्राम है, यानी कंटी वेलुगु की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों के लिए प्रोग्राम एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम गरीबों के लिए बहुत मुफीद है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लाखों गरीब ऐसे हैं जो आंखों के मसाइल पर मायने और इलाज के लिए दूर दराज मकामात पर जाने से कासिर हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। स्पीकर ने असेंबली में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए इसको एक बेहतर और अवामी मफाद वाला प्रोग्राम करार दिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, बुजा हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। లేదు అంటే ఇంత గొప్ప పథకం ఎక్కడ దేశంలో లేదు. అదాలు ఇచ్చినాం, అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళు, దుకాణంగా తీసుకెళ్ళని లేదు. పేదవారికి వారి స్వంతంగా వారింటికి తీసుకెళ్లి ఇచ్చేటువంటి గొప్ప పథకం ఈ కంటిలో పథకం. ఇది 2వ విడత కార్యక్రమం. ఏ ఒక్కరూ మిగలకుండా అధికారులు కానీ, మంత్రులు కానీ, శాసనసభ్యులు కానీ, ప్రెస్ వారు కానీ, సామాన్య ప్రజానికం కానీ ప్రతి ఒక్కరు మహిళలు, పురుషులు, పిల్లలంతా కూడా దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోండి. ఉచితంగా చేసేటువంటి పరీక్ష, ఉచితంగా ఇచ్చేటువంటి అద్దాలు, ఇది అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి పథకం కాబట్టి అందరు దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, హరీష్ రావు గారికి అందరి తరఫున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం యావత్తు బ్రహ్మాండంగా కంటి వెలుగు. बीजेपी किसान मोर्चे के कारकुनों ने आज असेंबली सेशन के दौरान गन पार्क के पास एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल को फौरी हल करे। वहां मौजूद पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए एहतजाजी बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें आबिड्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज फिर एक मर्तबा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन को डायनामाइट से उड़ा देने से मुतालिक अपने बयान की मुदाफियत की और वादे किया कि वो अपने उस बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि जब आवाम को इस्तेमाल में न आने वाले प्रगति भवन को डायनामाइट से उड़ा देने में कोई खबात नहीं है, क्योंकि प्रगति भवन तेलंगाना के मुखालिफ ताकतों का मरकज बन गया है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के मुखालिफिन और गद्दारों की वो आमादगाह बन गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम के सुख दर्द जानने के लिए तामीर किया गया प्रगति भवन में आम अफराद को दाखिले की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि निजाम ने अपने दौरे हुकूमत में अपने शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ाकारों के निजाम को तश्कील दिया था और मौजूदा निजाम चंद्रशेखर राव पुलिस की छावनी में अपना शख्सी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। పెట్టి 150 గను ప్రగతి భవన్ నిర్మించుకున్నాడు. నేను అడుగుతున్న ఈ యువకుల్ని, ఎవరన్నా ప్రగతి భవన్లకు పోయినరా? మీరు పోయినరా? మీరు పోయినరా? అక్కడ ఉన్న ప్రగతి భవన్లకు మిమ్మల్ని పిలిచిండా? మన ప్రవేశం లేని ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులకు ఎర్ర తివాచీతో స్వాగతం పలుకుతున్న ఆ ప్రగతి భవన్ ఉంటుంది. ఎవరైనా నక్సలైట్లు బాంబు పెట్టి పేల్చేస్తుంది, మనం అయ్యేది. ఆనాడు గలీలను పేల్చిన నక్సట్లు ఆ ప్రగతి భవన్ డైనమైట్లు పెట్టి పేల్చా మాకు వచ్చే నష్టం లేదు, మాకు సంబంధం లేదు ప్రగతి భవన్తో. ఎందుకంటే మాకు ప్రవేశం లేని ఆ ప్రగతి భవన్ ఆనాటి గలీలను తలపిస్తుంది తప్ప పేదోళ్ళకు అక్కడ న్యాయం జరగదు, పేదవాడికి అక్కడ ప్రవేశం లేదు. बीआरएस के कायदी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुताल्लिक पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर माओइस्ट धमाको अशिया के साथ चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह को उड़ा देते हैं तो इससे अवाम को कोई नुकसान नहीं होगा। मुल्क और नरसमपेट पुलिस स्टेशनों में ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीआरएस कायदी ने शुबा जाहिर करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स के पसपर्दा एक साजिश हो सकती है। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया कि कांग्रेस लीडर ने माओइस्टों से प्रगति भवन को धमाके से उड़ा देने की अपील की और ये एक साजिश भी हो सकती है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर के रिहायशी इलाकों में मौजूद गोदामों को दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि गोदामों में खतरनाक केमिकल रखने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर मौसूफ ने हाल ही में बड़े पैमाने पर आग लगने से मुतासिर दक्कन मॉल के निजाम की जगह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमारत को गिराने का काम 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्कन मॉल की इमारत और आसपास के मकानात और मकामी अफराद को किसी किस्म की परेशानी के बगैर इंतजामी कार्रवाई जारी है। तेलंगाना बीएसपी के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम और दीगर 20 प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के मामले पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर कासिम और दीगर 20 प्रोफेसरों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात की सख्त मजम्मत की जानी चाहिए, जो यूनिवर्सिटियों में फैकल्टी के तकर्रुरी के लिए पुरअमन तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म प्रवीण कुमार ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि तेलंगाना के तालीमी निज़ाम को तबाह करने, सस्ती शराब तकसीम करने और नस्ल को तबाह करने का मुकदमा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए। कमिश्नर और सेक्रेटरी इंटरमीडिएट एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंटर इम्तिहान से कबल तमाम तुलबा के मफाद में टी-सैट के इश्तराक से इम्तिहानी टिप्स और तरगीबी क्लासेस का एहतमाम माहिरीन नफ्सियात के जरिए किया जा रहा है। 9 फरवरी से टी-सैट के स्टूडियो से रास्त नशरियात की जाएंगी, जिसका मकसद तुलबा में एतमाद की बहाली के साथ उन्हें आसानी के जरिए इम्तिहानात तहरीर करने की तरगीब देना है। जीडी मेटला में केमिकल फैक्ट्री में रौनुमा एक हादसे में एक वर्कर हलाक हो गया। इस वाकये में दूसरे 2 वर्कर्स जख्मी हो गए। इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ इस प्लांट में 3 वर्कर्स इत्तेफाकी तौर पर एक केमिकल कंटेनर में गिर गए। एक वर्कर हलाक हो गया, जबकि दूसरे वर्कर्स को तशवीशनाक हालत में एक दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। इस दौरान संगारेड्डी में एक फार्मा कंपनी में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। जनारा मंडल के गुडा पोथाराम इंडस्ट्रियल इलाके में लीफ फार्मा प्लांट का ये वाकया है। प्लांट के अहाते में अचानक आग भड़क उठी, जो कुछ ही देर में पूरे अहाते में फैल गई। कई फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इत्तला मिली है कि इस हादसे में
2 वर्कर जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में शरीक किया गया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।